आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। इंटेंस मैथ रिवीजन का लेक्चर 8 है और इसमें इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ वन स्टूडेंट वेइंग 30 kg इज एडेड देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज्ड बाय 1 kg। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट कुछ होगा। अगर मैं एक और बच्चे को ऐड कर दूं जिसका वेट जो है 30 किलो है, तो उनका जो एवरेज वेट है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं एक और बच्चा ऐड कर दूं जो कि 30 किलो का है, तो जो एवरेज वेट है अब वो 1.5 से इंक्रीज हो जाएगा ओवर द ओरिजिनल एवरेज। सिंपली कह रहा है, जैसे मान लेता हूँ एवरेज वेट डब्लू है, तो अगर मैं एक 30 किलो का बच्चा ऐड कर दूं तो जो एवरेज वेट है वो W+1 हो जा रहा है। और अगर फिर मैं एक 30 किलो का बच्चा ऐड कर दूं, मतलब इसमें एक और 30 जोड़ दूं तो एवरेज वेट है जो ओरिजिनल वेट का 1.5 से इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, मतलब फिर से 1.5 इंक्रीज नहीं कर रहा, ओरिजिनल से 1.5 इंक्रीज कर जा रहा है। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आते हैं ना, अब आपको समझ नहीं आएगा कि अप्रोच कैसे करें, तो हमेशा आपको बेसिक से ही जाना है। अभी तो आप कोई ट्रिक सीख लोगे, फिर कुछ ऐसे हल्का सा वेरिएशन करके क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप वहां पे फंस जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, देखो एक होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, आता रहता है, हमेशा आता रहता है। उनके आपको ट्रिक याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो क्वेश्चन कभी कभार आते हैं ना, तो उनको बेसिक से ही करना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने ये माना कि शुरू में n लोग थे और उनका एवरेज वेट W था। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो ओरिजिनल एवरेज वेट है ना, इसी की वैल्यू बतानी है, मतलब इसी W की वैल्यू बतानी है। अब क्या कह रहा है कि अगर मैं एक 30 किलो का बच्चे को ऐड कर दूं, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं टोटल वेट को इक्वल करूंगा, टोटल वेट को दोनों तरफ इक्वल करूंगा, टोटल वेट को दोनों तरफ इक्वल करूंगा। तो एक बात बताओ, अगर शुरू में n लोग हैं सबका, अच्छा एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट को मैं बताऊं कैसे देखता हूं, मैं देखता हूं कि सबको बांट दो बराबर बराबर। जैसे एवरेज वेट W है, तो ये समझ लो कि सबके पास W वेट है ऐसे। तो n लोग हैं, सबके पास W वेट है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट NW हो जाएगा। शुरू में इतना टोटल वेट था। अच्छा, एक 30 किलो का लड़का अगर ऐड हो गया, तो अब टोटल वेट इतना हो जाएगा। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? n+1 बच्चे हैं क्योंकि एक बच्चा और ऐड हो गया है, और सबका वेट अब एवरेज वेट 1 से इंक्रीज कर गया, मतलब अब सबके पास W+1 वेट है। अब बताओ ये मैंने सही लिखा कि नहीं? मैंने क्या किया, सिंपली ना मैंने क्या किया, इधर टोटल वेट लिखा। अब टोटल वेट कैसे लिखा? भाई NW तो पहले ही था, N×W पहले ही था, और एक 30 किलो का बच्चा ऐड कर दिया, तो टोटल वेट क्या हो गया? ये हो गया। अब मैंने इसको एक तरीके से और लिखा, कैसे लिखा? टोटल नंबर ऑफ पीपल इनटू एवरेज वेट। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने? N+1 है। भाई एक बढ़ गया तो N+1 हो गया टोटल नंबर ऑफ पीपल, और एवरेज वेट क्या हो गया? W+1 हो गया। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, तो आपको दिख रहा है NW से NW चला जाएगा, तो आपका 30 इक्वल्स टू N+W+1 बच जाएगा। ठीक है, अब दूसरी लाइन देखो, अब आप यहां से देखो, यहां से जो लाइन लिखी हुई है, अगर मैं एक और बच्चा ऐड कर दूं, तो अब देखो, अब NW+30 वेट है, इसमें एक और बच्चा ऐड कर देता हूं, मतलब N या 60 कर लो इसको डायरेक्ट, NW+60 हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या हो चुका है? NW+60 हो चुका है, ये टोटल वेट है। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, अब N+2 बच्चे हैं, और जो एवरेज वेट है वो देखो इंक्रीज कर गया है 1.5 kg से ओवर द ओरिजिनल एवरेज। ओरिजिनल इतना था, इसमें 1.5 इंक्रीज कर गया है। तो अब N+2 लोग हैं, और जो एवरेज वेट है वो W+1.5 हो चुका है। तो आपको दिख रहा है NW से NW चला जाएगा, आपका 60 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1.5 N+2W और +3 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या? आपको W की ही तो वैल्यू निकालनी है भाई, आपको W की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो आप N को एलिमिनेट कर दो। N को एलिमिनेट करने के लिए आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, सॉरी घटा दो। तो मैंने किसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे आ रहा है 45 इक्वल्स टू आपका 1.5 N प्लस 1.5 W, और आपका प्लस आ गया 1.5। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो आपका क्या जाएगा? आपका जाएगा यहाँ पे 15 इक्वल्स टू 0.5 W और प्लस 1.5। तो कहीं ना कहीं आपका ये आ चुका है 13.5 इक्वल्स टू 0.5 W, जो कि आपका आ चुका है 27, आपकी आ चुकी है W की वैल्यू। और आपसे पूछा क्या है? आपसे ओरिजिनल एवरेज वेट ही पूछा, मतलब आपको W की वैल्यू पूछा था, मतलब 27 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन सोच पा रहे हो ना कैसे लिखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आ जाओ नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राजेंद्र इज वर्किंग एज अ डिलीवरी बॉय इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। द कंपनी इज पेइंग हिम 90 पर डिलीवरी इन अ फोर्टनाइट कंप्राइजिंग 15 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज। हिज एवरेज अर्निंग पर डे वाज 540। ठीक है, मतलब 540 इसकी पर डे अर्निंग है 15 दिन के लिए। ठीक है, इसे आप ये भी समझ सकते हो ना कि 15 दिन आप ऐसे मान सकते हो कि उसको 540 ऐसे रोज दिया गया, ऐसे समझ सकते हो आप इसको। इफ हिज एवरेज अर्निंग ऑफ द फर्स्ट 7 डेज इज 519, मतलब 519 इसके फर्स्ट 7 डेज का है और लास्ट 7 डेज का 546 है, तो आपको बताना है कि देन एट वॉज हिज अर्निंग ऑन द 8th डे, मतलब जो आपका 8th डे उस दिन कितनी अर्निंग हुई होगी। अब करते कैसे, आप एक थोड़ा सा बेसिक समझ लो। पहले आपको एक बेसिक समझाता हूँ, फिर बाकी बातें करेंगे। देखो, जैसे आपको क्या दिया रहेगा ना, आपको ऐसे कुछ दिन दिए रहेंगे और आपसे ऐसे बोलेगा कि शुरू के इतने दिन का इतना है, शुरू के इतने दिन का इतना है, इसका बता दो। या बीच में से 3 दिन गाली गैप दे देगा, मतलब गैप दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 15 दिन का दे रखा है, शुरू के 7 दिन और बाद के 7 दिन, तो कहीं ना कहीं एक दिन का गैप दे रखा है। ठीक है, और कभी कभी क्या करेगा, आपको ऐसे मानो 15 दिन दे दिया और बोल देगा शुरू के 8 दिन और आखिरी के 8 दिन, तो यहाँ पे ओवरलैप कर देगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे गैप दे रहा है और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दे रहा है। तो हमें करना क्या है, जब गैप होगा ना, तो इस गैप की भरपाई करनी पड़ेगी। आप ऐसे मतलब जो बोल रहे हो ना, बस वैसे ही रिलेट करो। अगर गैप दिया है तो गैप की भरपाई करनी पड़ेगी, भरपाई। और जब भरपाई करनी पड़ेगी तो हमारे पास जो भी साइन आएगा उसका हम उल्टा करेंगे। जैसे हमारे पास माइनस साइन आया है, अभी माइनस साइन कैसे आएगा बताऊंगा, सब कुछ टेंशन मत लो। अगर माइनस साइन आया तो हम प्लस करेंगे, और अगर प्लस साइन आया तो हम माइनस करेंगे। अगर हमें भरपाई, अगर हमें ये जो गड्ढा है ना, गड्ढा कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी रिलेट कर लो, ये जो जगह इसको फिल करना है, तो जो भी साइन आएगा उसका अपोजिट साइन हम यहाँ पे करके ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, अपोजिट साइन। ठीक है, और यहाँ पे ओवरलैप हुआ है तो यहाँ पे जैसा जो भी साइन आएगा वो वही साइन लिखेंगे, यहाँ पे उसका उल्टा लिखेंगे और यहाँ पे जो साइन आएगा वही लिखेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, अब करते कैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या बोला हूं मैं, यहाँ पे पहली बात तो आपको दिख रहा है कि 15 कॉन्जिक्यूटिव, वैसे मैं टेबल ऐसे लाइन बना के भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 15 कॉन्जिक्यूटिव डेज है और शुरू के 7 दिन और बाद के 7 दिन का दे रखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में गैप है, क्योंकि 7 7 14 होता है, तो कहीं ना कहीं बीच में गैप है। ठीक है, और जो बीच में गैप है, शुरू में आपने उसका क्या माना था, शुरू में 540 माना था, क्योंकि भाई 540 सबके पास है, 15 के पास 540 है, ऐसा आपने शुरू में माना था, लेकिन है नहीं, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन आपने मान लिया 540 है। तो आपने शुरू में माना था उसका 540 है, शुरू में आपने 540 माना, मतलब 7वें का पास 540 है, ऐसे मान लो, 8वें के पास, सॉरी, कि भाई ये 8वां वाला ही तो है। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, जैसे शुरू के साथ ये है, बाद के साथ ये टोटल 15, तो ये 8वां है, और शुरू में मैंने माना था सबके पास 540, मतलब इस 8वें के पास भी 540 है। ठीक है, तो इसके पास 540 है। अब आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ हिज एवरेज अर्निंग फॉर द फर्स्ट 7 डेज इज 519 पर डे। तो भाई 540 माना था, लेकिन यहाँ पे 519 है, मतलब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है पे आपका 21 कम है, तो मतलब -21 है भाई, 21 कम है ना, -21 है, और 7 दिन के लिए, क्योंकि पर डे उसका 21 कम है ना, तो -21 इंटू 7। और लास्ट के 7 डेज में क्या है, 546, मतलब 6 ज्यादा है, 540 से 6 ज्यादा है, तो +6 और 7 दिन के लिए इतना। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो 7 आप कॉमन ले सकते हो, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि भाई माइनस डोमिनेट कर रहा है, तो आपका आ जाएगा 15। तो 15 सत्ते होता है 105, 105 होता है, 105। और यहाँ पे आपके पास एक ही था, 8वां वाली, आपको सिर्फ 8th वाले की ही तो वैल्यू बतानी है, तो ये 540 था। मैंने क्या बोला, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गैप है, तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी, तो माइनस आया तो यहाँ पे प्लस कर दोगे, तो सिंपल 540 में आप 105 कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 645। ठीक है, तो आपको ना इतना कुछ सोचना नहीं है, आपको सिंपली, अगर ये अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको कैसे सोचना है ये बता रहा हूँ। आपको पता है भाई 15 का आपको दे रखा है, आपको 7 और 7 का दे रखा है, तो कहीं ना कहीं गैप है, तो आप पहले 15वां का लिख दोगे, क्योंकि 15वां मतलब ये जो बीच में 8वां है ना उसका लिख दोगे, तो 540 हो गया। फिर आप देखोगे ये 540 से 21 कम है और 7 दिन के लिए, तो -21 इंटू 7 कर दोगे, ये 6 जाता है, तो 6 इंटू 7 कर दोगे, तो आपका कितना आ गया था, आपका -105 आ गया था। तो ये -105 आया, तो आपका गैप है, गैप है तो भरपाई करोगे। बस आपको इतना करके सॉल्व कर देना था इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स जो हैं उनका 74 है, और द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर्स मुझे दिया हुआ है, और एवरेज ऑफ लास्ट 17 नंबर्स दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 33 नंबर्स हैं, और यहाँ पे फर्स्ट 17 और लास्ट 17, 17 17 आपका होता है 34।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 33 और यहाँ पे पहले 17 और बाकी 17 का जो हमारा 34 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका ओवरलैप कर रहा है। जैसे आपको 33 नंबर का एवरेज दे रखा है, फर्स्ट 17 और लास्ट 17 का दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एक नंबर है आपका 17th वाला जो नंबर है वो आपका ओवरलैप हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, जब ओवरलैप होता है तो आपको सेम साइन ऐड करना है, और जब गैप क्रिएट होता है तो आपको उसका अपोजिट साइन ऐड करना है। तो कैसे करना है मैं तुरंत करके बताऊंगा आपको। यहाँ पे 17th नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे, एक लाइन में। मैंने क्या बोला, मैंने 17th नंबर को शुरू में कितना माना था, शुरू में मैंने 74 ही माना था, क्योंकि मैंने सबको 74 दे दिया था, तो 17th को भी मैंने 74 दिया। लेकिन मैंने ऐसा माना है, ऐसा है नहीं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट 17 नंबर्स हैं इनका 72.8 है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो 17 नंबर हैं इसमें हर एक नंबर आपका 74 से 1.2 कम है। तो 1.2 कम है मतलब -1.2, और ऐसे कितने नंबर है, 17 नंबर है। ऐसे ही लास्ट के जो 17 नंबर्स हैं वो आपके हर एक नंबर 3.2 ज्यादा है 74 से, तो प्लस 3.2 इंटू 17। तो अगर आप देखो नेट निकालोगे तो नेट आपका 17 कॉमन ले लो, 17 इंटू 2 मतलब 34 आपका आ जा रहा है, वो भी पॉजिटिव 34 आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा था, तो ओवरलैप में आपको सेम चीज ऐड कर देनी है। अगर ये गैप क्रिएट होता तो आप 34 माइनस करते, ठीक है, अगर गैप होता तो। लेकिन आपको ओवरलैप कर रहा है, तो जो आपका ये नंबर आ रहा है 17th वाला वो 108 आ रहा है। लेकिन आपसे ये 17th नंबर नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा कि अगर मैं इस 17th नंबर को एक्सक्लूड कर दूं तो बचे हुए जो 32 नंबर है, शुरू में 33 नंबर थे ना, तो बचे हुए 32 नंबर का एवरेज कितना होगा। अब ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए ना, वैसे मैं चाहूँ तो आप भी तुरंत कर दोगे इसका आंसर, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, बहुत ही ध्यान से वो कॉन्सेप्ट सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। और उसके बाद ना ऐसा होता है कि एवरेज में ना बहुत ही ईजी जो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो कंफ्यूजन ना हो, तो मैं आपको कुछ फील कराना चाहता हूँ, बस आप वो फील करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे बस बिल्कुल ले मैन की भाषा में बिल्कुल समझ रहे हो, एकदम बच्चों की तरह समझना, जैसे समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 33 नंबर्स का जो एवरेज है वो 74 है। एवरेज क्या होता है, एवरेज बेसिकली ये है कि आप में से मानो जो लोग पढ़ रहे हो, मानो मैंने 10 लोग को निकाला, 10 लोग को मैंने लिया। अब किसी के पास 4 टॉफी है, किसी के पास 5 टॉफी, किसी के पास 7 टॉफी, किसी के पास 10 टॉफी है। मैंने क्या है, सबकी टॉफीज को इकट्ठा करके सबको बराबर बराबर बांट दिया। सबकी टॉफीज को इकट्ठा करके मैंने काउंट करके सबको बराबर बराबर बांट दिया। तो जो मैंने बराबर बराबर बांटा है ना, वही उसका एवरेज है। तो एवरेज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने सबको बराबर बराबर बांट दिया, या जो वैल्यू बराबर बराबर सबको बांट दी जाए वो होता है एवरेज। आप ऐसे सोचो। तो 33 नंबर का जो एवरेज है 74 है, मतलब 33 नंबर्स मुझे यहाँ पे दिए हैं, और सबका सबके पास जो वैल्यू है वो 74 74 74, सबके पास 74 74 है, ठीक है। सबके पास क्या है, 74 74 सबके पास है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो 17th नंबर को मैं निकाल रहा था, मानो ये 17th नंबर अगर मैं निकाल देता, अगर इसके पास 74 होता, तो मैंने इस 17th नंबर को निकाल दिया, तो अब बचे हुए का एवरेज कितना होगा। तो अब तो बचे हुए के पास कितना है, तो आपको पता है भाई अभी भी सबके पास 74 74 है। और जो सबके पास अगर मैं बराबर बांट दूं तो वही उसका एवरेज होता है, तो सबके पास 74 है, तो सबका एवरेज अभी भी 74 रहेगा अगर मैं 17th नंबर को निकाल दूं तो। लेकिन ये 17 नंबर को मैं निकाल रहा हूँ जब इसकी वैल्यू 74 है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू कुछ और होती तो फर्क आ जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इस 17th नंबर की जो वैल्यू है वो 74 ना होके 74 प्लस 34 है। तो भाई ये 74 तो निकल रहा है, साथ में इस 34 को भी निकाल के ले जा रहा है। अब ये 34 ये कहाँ से निकालेगा, ये बचे हुए जो लोग हैं ना 32, इनमें से निकालेगा। तो मुझे क्योंकि एवरेज निकालना है, तो अगर सबके पास बराबर बराबर है तो मैं सब में से बराबर बराबर निकालूंगा, तो सबके पास बराबर बराबर ही बचेगा, और सब बराबर बराबर ही बचेगा, तो वही मेरा एवरेज है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 5 लोग हैं, सबकी वैल्यू 5 5 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सब में से मैंने एक एक निकाल लिया, तो सबके पास कितना बचा, 4 4 बचा। तो नीचे वाले का एवरेज कितना है, नीचे वाले क्योंकि सबके पास 4 4 है तो इसका एवरेज 4 ही हो जाएगा। तो मुझे 34 इन बचे हुए 32 लोगों में से बराबर बराबर निकालना है, तो जो वैल्यू बच जाएगी वही मेरा एवरेज है, ठीक है। तो सबके पास अभी देखो 74 है, 74 है, लेकिन ये भाई ये जो भाई साहब है 34 निकाल के ले गए हैं, और 34 कितने लोगों में से निकाल के ले गए, 32 लोगों में से निकाल के ले गए। समझ रहे हो कि भाई ये 34 जो निकाल रहे हैं सब में से बराबर बराबर निकालेगा ना, तो हैं कितने लोग, 32 लोग हैं, तो 32 में बराबर बराबर निकाल लिया। तो इसी की अब इतना बचेगा सबके पास, और सबके पास जब बराबर बराबर बचा है तो वही तो एवरेज है। तो बचे हुए 32 लोग का एवरेज ही आ जाएगा, क्या आ रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 74 में 1 घटा तो 73, और उससे थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, तो आपका कितने आ जाएगा, आपका 72 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो कि 9 के आसपास आएगा। तो आपका ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं आपको एक और मान के बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि 33 नंबर्स का जो एवरेज है वो 74 है। अब मैं एक नंबर एक्सक्लूड कर रहा हूँ,
जिसकी वैल्यू 42 है, तो आप मुझे न्यू एवरेज बता दो, न्यू एवरेज ऑफ 32 नंबर्स बता दो, न्यू एवरेज ऑफ 32 नंबर्स बता दो, क्योंकि बच्चे भी 32 नंबर्स है ना। तो अब आपने क्या किया, आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि आपको पता था इस 33 नंबर में सबके पास 74 सबके पास है, सबके पास 74 है, सबके पास क्या है 74 ऐसे सबके पास 74 है। अब आपने एक नंबर निकाला 42, सपोज आपने इसमें से 42 निकाल दिया, तो आपने 42 निकाला है, तो इसके बाद 32 बच जाएगा, तो ये 32 बच गया ना, तो इस 32 को मुझे बचे हुए लोगों में बराबर बराबर बांटना है, क्योंकि बराबर बराबर इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि सबके पास बराबर बराबर था 74। अब मैं इस 32 को बराबर बराबर बांट दूंगा सब में, तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी न्यू एवरेज आ जाएगी। तो 32 को मैं बराबर बराबर बांटा, तो शुरू में सबके पास 74 था, अब इस 32 को मैंने बांट दिया कितने लोगों में, 32 लोगों में बांट दिया, तो आपका न्यू एवरेज कितना आएगा 75 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, कैसे सोचना है कि इस तरीके से सोचना है कि भाई सबके पास 74 था, मैंने एक को निकाला जिसकी वैल्यू 42 थी, मतलब कहीं ना कहीं 32 वैल्यू अभी बची हुई है, और उस 32 को मुझे बाकी समय बांट दूंगा तो बचे हुए का एवरेज निकल के आ जाएगा। तो 32 को मैंने 32 में बांट दिया तो आपका 1 आ गया, मतलब 74 + 1 सबके पास 75 हो गया, तो वही उसका एवरेज है। इस तरीके से आपको सोचना है, बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। और इसमें आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा, अगर आप थोड़ा दिमाग में सोच पा रहे हो ना, बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर आपको एवरेज में ऐसी थोड़ी दिक्कत आती है तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर अप टू 100। तो आपको पता है कि 1 को छोड़ दो, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, लेकिन 2 के बाद जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा, भाई तभी तो प्राइम नंबर है। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट ही तो होगा, समझ रहे हो कि नहीं, आपको डिफिनेशन मैंने बता रखी है। तो यहाँ पे जो आपके नंबर है बेसिकली ये 2 3 4 5 से लेके सारे नंबर हैं 100 तक, तो आपको इनका क्या बताना है, इनका सम करके करो, 99 से डिवाइड कर दो क्योंकि 99 नंबर्स हैं। इनका सम क्या होगा आपको पता है, NA+L/2। तो पहला टर्म आपका 2 है, आखिरी दो 100 है, और टोटल 99 नंबर है, तो 99 100 2 + 100 डिवाइड बाई 2, इतने नंबर्स हैं, ये सम हो गया सम, और डिवाइड कर दो 99 से, क्योंकि आपको एवरेज निकाल तो 99 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका कितना रहेगा, आपका 51 करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर। अब देखो होल नंबर में आपका 0 भी आ जाता है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे आपका 14 तक जाएगा, तो इसका आपको एवरेज बताना, तो पहले आप सम निकाल लो, सम आप निकालोगे ऐसे 1 से 14 तक निकाल दो, तो आपके कितने टर्म्स हैं, आपके 14 टर्म्स हैं, तो 14/2 A+L मतलब 14 + 1 15, ये हो गया, ये सम हो गया। अब इस सम को आप 15 से डिवाइड करोगे, टोटल नंबर 15 है, तो 15 से डिवाइड कर दो तो आपका 7 आ जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आई बात। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे ये मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, क्या करा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, परफेक्ट होगा, क्या होगा, जो आपका 102 आ रहा है। तो आप देखो कहीं ना कहीं n नंबर का n+1 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि या तो n का n आएगा या तो n का n+1 आएगा, लेकिन आप कैसे याद करोगे, आप मान लो जैसे मैंने इवन नंबर माना, तो इवन माना मैंने शुरू, दो इवन नंबर माना, दो इवन नंबर, दो फर्स्ट इवन नंबर, तो 2 4 आता है, इसका जो एवरेज आता है वो 3 आता है। अगर मैंने 3 इवन नंबर माना तो क्या आएगा, 2 4 6, इसका एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज आएगा 4। तो अगर आपने 2 इवन नंबर माना तो इसका आंसर 3 आ रहा है, अगर हम 3 इवन नंबर माना है तो इसका आंसर आ रहा है 4, मतलब n+1, अगर n नंबर ले लो तो n+1 आ रहा है। तो किस केस में, यहाँ पे भी देखो n मान रहे हो तो यहाँ पे n+1 आ रहा है, तो किस केस में था, ये इवन नंबर में था, ठीक है, तो इवन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि n को मान रहे हो तो आपका n ही आ रहा है, तो मैंने ऑड में बताया था, ऑड में क्या करो आप ऐसे मानो 1 3, तो 1 3 का कितना रहा, आपने दो ऑड नंबर माना 1 3 फर्स्ट के, तो इसका एवरेज आ रहा है 2, अगर मैं 3 माना 1 3 5, तो इसका एवरेज आ रहा है आपका 3। तो अगर आपने देखो n माना है तो n आ रहा है, यहाँ पे n माना है तो n माना है, तो मतलब ये ऑड के लिए होगा, ये ऑड केस के लिए है, ठीक है। इवन के लिए क्या है, इवन के लिए अगर n नंबर आपने लिया है तो n+1 आ रहा है, ऑड में अगर आपने फर्स्ट n, ये फर्स्ट n है, फर्स्ट n नंबर माना है तो आपका आंसर क्या आ रहा था, n आ रहा था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। while listening n consecutive while listing sorry while listing n consecutive even numbers for determining their average, the last number by mistake got replaced by the next odd number and thereby the average turned out to be more than the desired value of 0.0125. what is the value of n। अब मैंने आपको जो बताया ना अभी पुराने पीछे बात, आपको उसी तरह सोचना है,
देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एवरेज लिया गया है। मैंने जैसे यहाँ पे नंबर्स थे, इवन नंबर्स थे, इवन नंबर्स थे, इनका कुछ एवरेज होगा, तो एवरेज करने के लिए क्या किया गया होगा भाई, इसको सबको जोड़ के उसको डिवाइड कर दिया होगा, मतलब सबको बराबर बराबर बांट दिया गया होगा, सबको बराबर बराबर बांट दिया होगा। एवरेज का मतलब मैंने आपको यही बताया। मैंने आपको क्या बताया एवरेज का मतलब? एवरेज का मतलब मैंने आपको ये बताया हम कि सबको बराबर बराबर बांट दो, तो सबके यहाँ पे बराबर बराबर बटा हुआ है। अब गलती क्या हुई ना, जो ये आखिरी वाला नंबर था, ये जो इवन नंबर था, ये अपने नेक्स्ट से ऑड से रिप्लेस हो गया। मतलब आप ये समझ लो कि अगर ये n है, मान लो ये इवन नंबर n है, तो ये n ना होके n+1 से रिप्लेस हो गया गलती से। तो अभी तक आप n का एवरेज निकाल रहे थे, लेकिन अब आप ये n ना करके n+1 का एवरेज ले रहे हो, मतलब n+1 को इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, n+1 को इंक्लूड कर रहे हो। तो जो चेंज आएगा ना, मैंने आपको क्या बताया एवरेज में क्या होता है कि जो, अब देखो आप n का निकाल के n+1 का निकाल रहे हो, तो ये जो 1 है, अगर आप इसका एवरेज निकालते तो भाई इस 1 को आपको सब में बराबर बराबर बांटना पड़ता ना, क्योंकि जो ये चेंज आया है ना, जो ये वाली वैल्यू आई ना, ये जो चेंज आया इस वजह से आया, क्योंकि ये 1 सब में बराबर बराबर बटेगा। तो मान लिया यहाँ पे n नंबर्स थे, इस n नंबर्स में ये 1 बटेगा बराबर बराबर, तो उतना ही तो इंक्रीज होगा। मान लेता हूँ इसका जो एवरेज आया होगा, मान लेता हूँ ये आया होगा, ये वैल्यू आई होगी, मान लेता हूँ एवरेज जो मैंने डॉट बना रहा हूँ ये वैल्यू आई होगी। अब ये 1 मैंने गलती से एक्स्ट्रा ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये सब में बराबर बराबर बटा होगा, ये सब में बराबर बराबर बटा होगा, और ये जो बराबर बराबर बटा है ना, वही बढ़ गया वैल्यू। भाई पहले इसकी आनी तो ये वाली वैल्यू थी, जो मैंने आपको पिंक से दिखा रहा हूँ, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन अब ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है। एक्स्ट्रा क्यों आ रही है? क्योंकि ये सब में बट गया है, ठीक है, इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा वैल्यू सब में आ रही है, क्योंकि सबका एवरेज बढ़ गया ना, मतलब इतना इतना बढ़ गया सब में। तो मतलब सिंपली यहाँ इसका मतलब ये है कि भाई 1 को मैंने n नंबर्स में बांट दिया है, तो सब में 0.0125 बढ़ गया है। तो जो आपकी यहाँ से इसको हटा दो, तो ये आपका 4 जीरो आ जाएगा, और 125 से ये आपका 8 बार चला जाएगा, तो आपकी n की वैल्यू जो आ जाएगी वो 80 आ जाएगी। ठीक है, आपको ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा फील कर पा रहे हो तो आप सिर्फ सोच सकते हो। सोचने से क्या आपको आएगा कि यार वो n नंबर तक गया था, उसका एवरेज कुछ आ रहा होगा, लेकिन मैंने n को गलती से n+1 मान लिया। तो एवरेज का मतलब होता है कि सबको बराबर बांट दो, तो जो वो 1 एक्स्ट्रा आया है ना, वो सब में बराबर बराबर बट गया होगा। तो जब वो सब में बराबर बराबर बट रहा है, तो इसी वजह से उसकी वैल्यू इतने इतने से इंक्रीज कर गई है, क्योंकि ये जो 1 है ना, 1 बटा हुआ है सब में बराबर बराबर, सब में 0.0125 सब में बढ़ा रहा है, सब में उतनी इतनी वैल्यू बढ़ा दे रहा है। तो 1 n में बटा, जिसकी वजह से ये वाली जो वैल्यू है इतनी इंक्रीज करके, तो यहाँ से n की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप सोच पा रहे हो तो ये डायरेक्ट मतलब 8-9 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 53 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 1280, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक और ऑप्शन दे देता 106, तो हो सकता है हमें से काफ़ी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे तो वैसे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं, तो आपको पता है भाई 53 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो जिससे अगर आप देखो यहाँ पे, मानो आपने जो नंबर माना है उसमें फर्स्ट नंबर ये है, ठीक है, तो जो सेकेंड नंबर होगा इसमें बेसिकली क्या +2 ऐड ही तो किया गया होगा, क्योंकि ये कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो ये थर्ड नंबर जो है इसमें भी +2 ऐड कर दिया गया होगा। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड का देखूँ ना, तो कितना आ रहा है, 2+2, मतलब 2 बार 2 जुड़ रहा है। ऐसे अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ जो नंबर मैंने माना है इसमें अगर गैप देखूं, तो 3 बार 2 जुड़ रहा है। तो फिफ्थ में गैप देखूंगा तो 4 बार 2 जुड़ेगा। तो ऐसे 53rd में अगर मैं गैप देखूंगा तो 52 टाइम्स 2 जुड़ेगा। तो 52 टाइम्स 2 आपका 104, आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इतना आसान है, जरूरी नहीं कि आप कोई फॉर्मूला पे ही रट जाओ टिक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा अच्छे से करो। अच्छा, HCF आपको बताना है इसका और इसका। कैसे मैंने आपको बताया है, जैसे a की पावर मैंने आपको सिंपल बताया है कि a की पावर समथिंग -1 और a की पावर समथिंग -1 का जो HCF होता है वो a की पावर समथिंग -1 ही होता है। a की पावर समथिंग -1 और a की पावर समथिंग -1 का जो HCF होता है a की पावर समथिंग माइनस होता है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, ये जो समथिंग है ना, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, और यहाँ पे सिंपल इन दोनों वैल्यूज का HCF होगा, ठीक है। जैसे a की पावर समथिंग -1, a की पावर समथिंग -1 का जो HCF होगा वो a की पावर समथिंग माइनस होगा। इतना आपको पता चल गया। अब ये जो समथिंग यहाँ पे और समथिंग यहाँ पे, इन दोनों का HCF ले लो और यहाँ पे डाल दो बस। तो मैंने क्या बोला आपको, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 4 की पावर समथिंग -1 और 4 की पावर समथिंग -1 है, तो इसका जो HCF होगा वो 4 की पावर समथिंग -1 होगा कि नहीं।
4 की पावर समथिंग -1 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे समथिंग में क्या जाएगा, 315 और 25 का क्या जाएगा, HCF जाएगा, तो 25 हो जाता, नहीं तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 होगा, 315 और 25 का जो HCF होगा वो 5 हो जाएगा। तो 4 की पावर समथिंग -1, यहाँ पे 5 कैसे आया है, HCF ऑफ 315 एंड 25, ठीक है। तो 4 की पावर समथिंग 256, क्योंकि भाई 16 इंटू 16 आपका 4 की पावर 4 हो गया, तो 256 इंटू 4 -1, तो 6 चौक 24 होता है, तो कहीं ना कहीं आपका 3 आएगा, आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1024 आएगा, -1 1023, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि 120 एप्पल्स, 240 ऑरेंजेस एंड 150 pears आर पैक्ड इन अ कार्टन इन सच अ वे दैट ईच कार्टन हैज द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। मतलब सारे कार्टन्स में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए, मतलब अगर मैं 50 एक में डालूं तो दूसरे 50, तीसरे सब में 50-50 ही होना चाहिए। ईच कार्टन कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूट, मतलब अगर किसी कार्टन में एप्पल है तो उसमें एप्पल ही रहना चाहिए, उसमें ऑरेंज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्टन्स आपको बताना है इस पर्पस के लिए। तो अगर आपको कम से कम कैरेट चाहिए ना, मतलब कम से कम बॉक्सेस लगे, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स भरने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 फ्रूट्स है, अगर मैं 50-50 भरता हूँ तो मुझे 2 ही बॉक्स की नीड होगी, अगर मैं 20-20 भरता हूँ तो मुझे 5 बॉक्स की नीड होगी। तो अगर मुझे कम बॉक्सेस चाहिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स भरना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स तो भरना ही है, ठीक है। अब मेरे पास 120 एप्पल है, 240 एप्पल है और 150, और सब में बराबर बराबर फ्रूट्स भरने चाहिए। पहले वो तो बराबर बराबर भरने चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा भरने चाहिए, तो मुझे इन तीनों का एक ऐसा मैक्सिमम फैक्टर लेना है, मतलब जो मैक्सिमम ऐसा नंबर लेना है, ऐसा सोचना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे पूरी तरीके से, क्योंकि भाई बराबर बराबर भरना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि भाई 50-50-50-50 भर दूं और चौथे में मैं 40 ही भरूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे इन तीनों नंबर्स का एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, एक मैक्सिमम वैल्यू सोचनी है जो तीनों को डिवाइड करे, मतलब HCF निकालना है। तो अगर मैं 120, 240, 150 का HCF निकालूं तो 30 आ जाएगा। तो 30 क्या है, मतलब मैं सारे डिब्बों में 30-30 भरूंगा, 30-30 भरूंगा। तो अगर मैं 30-30 भरूंगा तो पियर्स के लिए कितने डिब्बे लगेंगे, 5 डिब्बे लगेंगे। अगर मैं ऑरेंजेस के लिए कितने डब्बे लगेंगे, अगर मैं 30-30 भरूँ तो 8 डब्बे लगेंगे। इसके लिए कितने डब्बे लगेंगे, 4 डब्बे लगेंगे। भाई 120 इंटू 30 कर दो, 120 डिवाइड बाई 30 कर दूंगा तो 4 ही तो लगेगा। तो 8 4 12 5 17 बॉक्सेस आपको लगेंगे। तो इस तरीके से करते हैं सॉल्व इसको। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ इतना 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 इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपको बताना है डी माइनस आर की वैल्यू, ठीक है। तो है तो बहुत आसान, आपको अगर कभी भी ऐसा दे देना तो जो आपको निकालना है वो बेसिकली जो आपकी डी की वैल्यू, जो नंबर इसको डिवाइड करेगा ना, वो इसका जो गैप रहेगा या इसका जो गैप रहेगा उसका मल्टीपल, उसका फैक्टर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट को। जैसे मैंने माना कि मेरे पास 3 नंबर्स हैं, अब इन तीनों को अगर मैं डी से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आर 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 आ रहा है, तो सब में से मैं आर 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 घटा दिया, तो मेरे पास अब नया जो मिला है वो मेरे पास ये मिल गया नया नंबर। अब आपको पता है कि जो नया नंबर है वो कहीं ना कहीं डी का मल्टीपल है, क्योंकि जो रिमाइंडर आ रहा था मैंने रिमाइंडर घटा दिया, तो ये डी का मल्टीपल है। तो मैं मान लेता हूँ ये डी का मल्टीपल है, ये तो डी इंटू 3 है मान लेता हूँ, मान लेता हूँ ये डी इंटू 7 होगा मान लेता हूँ, और हो सकता है ये डी इंटू मैंने मान लिया 21 है। आप कुछ भी मान सकते हो क्योंकि आपको पता है ना ये फैक्टर है, तो आप ऐसे मान लो कि अगर ये मल्टीपल है डी का, भाई ये डी का मल्टीपल ही तो होगा। तो मैंने बोला डी इंटू 3 है, 3 इंटू 7 है, डी इंटू 21 है। तो अगर मैं इन दोनों का गैप देखूँ ना, ये गैप अगर मुझे दिख रहा है तो ये भी डी इंटू 4 है, तो ये भी कहीं ना कहीं डी का मल्टीपल ही होगा। तो ये जो गैप है वो भी डी का मल्टीपल है मेरे भाई, ये भी डी का मल्टीपल है। अच्छा आप एक बात बताओ, तो जैसे ये नंबर था ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसमें आर कर दूं, इसमें भी आर जोड़ दूं, इसमें भी आर जोड़ दूं, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये जो गैप रहेगा वो इतना ही रहेगा कि नहीं, अभी भी जो ये गैप है वो इतना ही रहेगा। अच्छा अगर मैं आर जोड़ दिया हूं तो ये ऑल ये यही वाला तो नंबर मिल गया भाई, अगर मैंने आर जोड़ दिया इसमें, तो मतलब अभी भी जो इसमें गैप है वो डी का मल्टीपल है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आपका नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे रहा है, आर रिमाइंडर दे रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये इसका डी का, इसका जो गैप है वो डी का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो एक बार हम गैप देखते हैं। तो मुझे जो गैप दिख रहा है 7306 और 6454 में 852 का दिख रहा है, और 8797 और 7306 का जो मुझे दिख रहा है, सॉरी 149 दिख रहा है।
तो ये दोनों आपके डी के मल्टीपल्स हैं। तो अब आपको कोई वैल्यू सोचनी है जो भाई इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। तो इसको भी डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आपका क्या आता है, 6 आ रहा है, 6 लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा तो भाई ये इसको नहीं काट पाएगा क्योंकि ये आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, ऑड है। तो इवन का ऑड थोड़ी हो जाएगा, मतलब इवन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ऑड नहीं हो पाएगा। तो 2 से नहीं, 3 से अगर मैं करूँ तो 3 से भी आपका लास्ट में 4 आ रहा है तो वो भी नहीं जाएगा। लास्ट में 4 आ रहा है ना, एक से देखो, हाँ लास्ट में 4 आ रहा है। अगर 4 से डिवाइड करूँ तो आपका क्या रहा है 213, ठीक है। तो 213 इसको डिवाइड कर रहा है, और अगर मैं देखूँ 213 इसको भी डिवाइड कर दे रहा है। अगर मैं 7 टाइम्स लेते जाऊँ तो इसको डिवाइड कर दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डी की जो वैल्यू है वो 213 आ चुकी है। तो 213 डी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको रिमाइंडर भी निकालना है, तो आप इसको डिवाइड कर दो, किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया तो 3 बार जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपका रिमाइंडर आ चुका है वो 64 आ चुका है। रिमाइंडर आपका 64 आ चुका है, 64 आपका रिमाइंडर आ चुका है। तो जब आपका 64 रिमाइंडर आ चुका है तो आपको आर की वैल्यू पता है, आपको डी की वैल्यू पता है, तो आप डी माइनस आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स पी एंड क्यू एंड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, इफ a प्लस बी इक्वल टू p प्लस क्यू देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब इज। देखो अब बता तो रहा हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं सब क्वेश्चंस। कैसे करते हैं, इस वजह से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ला रहा हूँ। अगर आपको पता है कि भाई, आपको एक चीज पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है, एक रिजल्ट आप याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है वो क्या होता है, वो एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है उन दो नंबर का, मतलब एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ वही दो नंबर्स, ये होता है। तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है, टू नंबर पी और क्यू। तो पी और क्यू नंबर है, तो कहीं ना कहीं पी इंटू क्यू जो होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब ए इंटू बी के इक्वल होगा। साथ में और क्या दिया आपको, ए प्लस बी इक्वल टू पी प्लस क्यू दिया है, तो आपको ए प्लस बी इक्वल टू पी प्लस क्यू भी दिया है। आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी। और क्या दिया है आपको, आपको दिया है, अच्छा नहीं सॉरी, ये आपको ये क्या होता है, आपका ये होता है ना माइनस ए बी, यही तो है मेरे भाई। अच्छा ए प्लस बी की जगह आप पी प्लस क्यू लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, आपने पी प्लस क्यू लिख दिया। ये क्या है, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस 3ab हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी की जगह आप क्या लिख दो, आप पी प्लस क्यू का लिख दो, माइनस 3ab की जगह आप 3pq लिख दो। तो ये भी आपका लॉट के तो यही बन जाएगा ना, यही, और यहाँ पे p प्लस क्यू है ही, तो कहीं ना कहीं आपका ये पी क्यू प्लस क्यू क्यूब ही बनने वाला है। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है सी वाला वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, मतलब जो चीज दिया उसी का यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6760 एंड देयर एचसीएफ इज इतना, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर कैन बी पॉसिबल। अच्छा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब वो हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो कहीं ना कहीं एचसीएफ उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट छोड़ो, कॉमन छोड़ो, फैक्टर होता है। तो जो वो दो नंबर होंगे ना, जैसे पहली बात तो ये समझो कि मानो दो नंबर हैं उनका 13 आपका एचसीएफ है, तो कहीं ना कहीं 13 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है वो 13x होगा, ये कहीं ना कहीं 13y मान सकता हो कि नहीं, बिल्कुल। तो मैंने दोनों नंबर को क्या माना, मैंने 13x माना और दूसरे नंबर को मैंने 13y माना। अब द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है नंबर का वो आ रहा है 6760। तो 13 से आपका कितना चला गया, ये 13 25 520, 13 से आपका चला गया ये 40 बार। तो एक्स वाई की वैल्यू आपकी 40 आ चुकी है। अब आपको अगर हाउ मेनी पेयर्स पूछा हो तो आपको सिंपली को प्राइम पेयर्स निकालने हैं, को प्राइम पेयर्स काउंट करने हैं। को प्राइम पेयर्स क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो अगर एक्स वाई 40 कैसे आएगा, या तो मैं 140 मान लूँ। अच्छा इसका भी देखो एचसीएफ 1 है, अगर मैं क्या 220 मान सकता हूँ क्या, नहीं। क्या मैं 220 मान सकता हूँ क्या, नहीं मान सकता। क्यों, क्योंकि 220 में आपका 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो आपको ऐसी वैल्यू नहीं माननी है, ठीक है।
आप 4 10 भी नहीं मान सकते क्योंकि उसमें भी 2 आपका आ जाएगा। आप 5 और 8 मान सकते हो, ठीक है। और इसको रिपीट नहीं करना है, जैसे आपको रिपीटेड काउंट नहीं करना, जैसे आगे अब आपका 8 5 आ जाएगा तो ये भाई ये यही बात है, यही बात है। क्योंकि आप दो नंबर मान लो, दो नंबर यहाँ पे वैसे क्या आएगा, यहाँ पे 13 25 आएगा 65, एक सेकंड देखो, 13 25 65 और 13 अट्ठे आपका 104 आएगा, यही दो नंबर आएंगे। तो आप ये दो नंबर मानो या आप 104 65 मानो, बात तो एक ही है ना। तो इसको आपको दोबारा काउंट नहीं करना, तो आपका यहाँ पे दो ही को प्राइम पेयर आएगा, दो ही को प्राइम पेयर आएगा। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं उन नंबर्स की बात करूँ ना, तो वो नंबर्स कौन से हैं, वो नंबर आपके क्या है 13 इंटू 1, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 मानी है, वाई की वैल्यू 40 मानी है, तो 13 और आपका यहाँ पे 520, ये पहला पेयर है। मैंने वो जो पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो मैंने बताया हाउ मेनी पेयर, वहाँ पे मैं एग्जैक्ट पेयर्स बता रहा हूँ कौन कौन से बनेंगे, 13 25 65 और 13 अट्ठे 104। तो आपके ये वैल्यू बनेगी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। कभी भी आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो ना, सबसे पहले आप फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ पे ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा है, समझ रहे हो कि नहीं। जब भी आपको एचसीएफ पूछे ऐसे या एलसीएम पूछे तो आपको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लोगे, नीचे वाले का उसका उल्टा एलसीएम निकाल लोगे। अगर आपको एलसीएम बताना है तो ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालोगे और नीचे वाले का एचसीएफ, मतलब अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, मतलब नीचे वाले का उल्टा। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो अगर मैं ऊपर वाले का एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं तो वो तो 1 ही आ रहा है। नीचे वाले का अगर मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करूं तो 5 और 15 का 15 आएगा, और 15 17 का 15 इंटू 17 तो 170 और 85 255, तो 1/255 इसका, सॉरी ऊपर वाले को जो एचसीएफ आ रहा है वो 1 ना आके 2 आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 ना आके 2 आ रहा है भाई, इसका 2 ही तो आ रहा है, 16 14 12 का 2 ही तो आएगा, तो 2/255 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो ऊपर का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 5 चौक 20 20 40 और 280, तो एचसीएफ 280 आ रहा है, और नीचे का जो एचसीएफ आ रहा है तो आपको दिख रहा है 3 आ रहा है, 3, तो 3 9 3 त्रिक 1/3। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आपका 280/3 आ गया ना, तो आप डायरेक्ट बिना डिवाइड किए भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पे आ रहा है 0, तो अगर आप 3 इंटू 2 करो 6 और एक आ रहा है 7, यहाँ पे 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ रहा है। 3 3 9 2 11 आ रहा है, 3 3 9 1 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, और इसमें 3 दूनी 6 2 8 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा था 7 आ रहा था, यहाँ पे 11 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो आप देखो एक ही में 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 ही तो है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप बड़ी बड़ी जो वैल्यूज रहती है तो उसको आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही क्विकली होगा एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये समझो ना कि एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं, मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन से देखना है। अब आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो, जैसे ये 4 नंबर दिए हैं, तो इनका जो एचसीएफ होगा इन चारों नंबर में जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी या तो वो होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, मतलब 4 या 4 से छोटा वैल्यू होगा। पहली बात तो 4 से कोई बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके ऐसे ही गलत हो गए। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में ये चारों जो वैल्यू दी हैं इसमें जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो या उससे कोई बड़ी वैल्यू होगी या इसका कोई मल्टीपल होगा, मतलब 10 का कोई मल्टीपल होगा या तो इसकी कोई बड़ी वैल्यू होगी। पहली बात तो 10 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो मतलब ये तो आपका गलत ही हो गया, मतलब इन तीनों में से ही ऑप्शन होगा। अब इसके बाद करते कैसे हैं वो समझो। पहली बात तो मुझे पता है कि भाई इन चारों में से पहली बात तो 4 होगा या तो उससे कोई छोटी वैल्यू होगी, तो मेरा ये दोनों ऑप्शन तो चला गया। अब इन दोनों में भी मुझे चेक करना, तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं 4 से देखूंगा, 4 सबसे, मतलब ये जो दो ऑप्शन बचे हैं ना इसमें मैं बड़ी वाली वैल्यू को पहले चेक करूंगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब हाईएस्ट ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो देखो मैंने जब इसको देखा ना तो मुझे सबसे पहले दिखा सबसे छोटी वैल्यू 4, मैंने इन दोनों को काट दिया। अब इन दोनों में मैं बड़ी वाली वैल्यू को देखूंगा कि ये सबको डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो ये ना ही इसको डिवाइड कर रहा है ना ही ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये गलत हो गया। अब मैं इसको यही बचा, तो ये मैं देख रहा हूं सबको डिवाइड कर दे रहा है, तो ये वाला मेरा करेक्ट आंसर हो गया 2। अब एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में सबसे पहले मैं बड़ी वाली वैल्यू देखूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा इससे तो बड़ा ही आएगा, या 10 आएगा या इससे बड़ा आएगा, तो ये वाला ऑप्शन चला गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शंस में सबसे छोटी वाली वैल्यू लूंगा, क्यों? क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है।
तो सबसे छोटी वाली वैल्यू देखूंगा कि क्या ये आपकी सबसे डिविजिबल हो रही है कि नहीं। तो ये आपका 6 से नहीं हो रही है, 24 आपका 10 से नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं 120 आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एलसीएम बताना है, तो एलसीएम में मैं क्या देखता हूँ कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे तो बड़ा ही आंसर आएगा, या तो वो है उससे बड़ा आंसर। तो अगर मैं देखा तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू ये है, तो कहीं ना जो आपका आंसर आएगा वो पहली बात तो इसका मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे छोटी से छोटी वैल्यू जो इन सबकी मल्टीपल हो, तो मल्टीपल तो होनी चाहिए। तो पहली बात तो 4.5 से मतलब 0.45 से ज़्यादा होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब मैं सबसे छोटी वाली वैल्यू देखूंगा या इसका मल्टीपल देखूंगा, तो मुझे इसका मल्टीपल एक ही दिख रहा है, ये तो एक मल्टीपल दिख रहा है। और मल्टीपल मतलब कि या इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा ही, ऐसा नहीं कि इंटू 1.5 कर दिया। तो इसका मल्टीपल मुझे एक ही दिख रहा था, मुझे इसको करने में मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगे सिर्फ। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो मुझे पता है एचसीएफ निकालूं, तो इससे या तो इससे छोटी वैल्यू ही होगा, तो इससे छोटी वैल्यू इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकता, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, अब मैं इन तीनों में ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ी वैल्यू देखूंगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो क्या आपको सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो क्या आप बताओ, ये इन सबको डिवाइड कर रही है क्या, इन सबको डिवाइड कर रही है क्या। तो आप देखोगे भाई इसका इंटू 2 करोगे 1.4 आ गया, इंटू 3 करोगे तो आपका 2.1 चला गया। तो कहीं ना कहीं आपका ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपका 1.75 का फैक्ट 1.75 का वो नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो अब आप इसको देखो, इसके बाद ये वाली वैल्यू बड़ी, तो आपको दिख रहा है ये इसको भी डिवाइड कर दे रहा है 3 टाइम्स में, नहीं 5 टाइम्स में, इंटू 5 करो और इसका इंटू 2 करो, इंटू 2 के बाद इंटू 8 कर दो, तो आ जाएगा मतलब कहीं ना कहीं इंटू 16 करने पे आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं इंटू 20 करने पे आ रहा है, मतलब ये तीनों को डिवाइड कर दे रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से इसको करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक्स वाई जेड आर डिविजिबल बाई 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ। देखो पहली बात तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है इसका। तो अगर एक्स वाई जेड आर डिविजिबल बाई 2 3 4 है, पहले तो यहाँ पे आपको छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है। पहली बात तो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन आपको मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेके चलना है। तो मैंने मान लिया भाई ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये आपका 2 3 और 4 ही है। क्यों मैंने माना, क्योंकि एक्स वाई जेड डिविजिबल है, तो मैंने मान लिया 2 3 4 है। और मैंने छोटी से छोटी वैल्यू इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो मैंने मान लिया 2 3 4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 12। तो जो एचसीएफ आएगा वो 12 आएगा, 12 आ सकता है, एटलीस्ट 12 आ सकता है या इससे ज़्यादा आ सकता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अ मिल्क वेंडर है 75 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क, 45 लीटर्स ऑफ टोन्ड मिल्क एंड 30 लीटर्स ऑफ फुल क्रीम मिल्क. These should be placed in different trays such that each tray contains the same quantity of milk and two kinds of milk should not be mixed in a tray. मतलब आपका एक ट्रे में एक टाइप का ही मिल्क होना चाहिए। तो आपको लीस्ट नंबर ऑफ ट्रे बताना है भाई। लीस्ट नंबर ऑफ ट्रे अगर चाहिए तो आप ज़्यादा दूर भरोगे एक ट्रे में, तो और ज़्यादा भरो, और साथ में आपको ये है कि आप बराबर बराबर सब सारे ट्रे में बराबर बराबर भर रहे हो। तो आपको इन तीनों का एक ऐसी वैल्यू सोचनी है, एक मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जो तीनों को डिवाइड करेंगे। कहीं ना कहीं आपको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है 15 होता है। मतलब 15 लीटर आप हर एक ट्रे में भरोगे, तो फुल क्रीम भरने के लिए आपको 2 ट्रे की आवश्यकता होगी, इसको भरने के लिए आपको 3 ट्रे की आवश्यकता होगी, और इसको भरने के लिए आपको 5 ट्रे की आवश्यकता होगी। तो 5 3 10, 5 3 8 2 10, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेम ऊपर वाले की तरह था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, लेट द एचसीएफ ऑफ एम एन एन बी ए, लेट एन इक्वल टू ए बी, एलसीएम ऑफ एम एन एन इज गिवन बाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपका दिमाग खराब कर सकता है, इस वजह से जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एचसीएम एम और एन का जो एचसीएफ है वो ए है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ए आपका इसमें भी आ रहा होगा, ए आपका इसमें भी आ रहा होगा। ठीक है, आपका ए इसमें भी आ रहा है, आपका ए इसमें भी आ रहा है। अच्छा एक चीज और है, ये तो बहुत आसान है यार, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये तो बहुत आसान है। देखो ये सब छोड़ो, भूल जाओ। आपको मैंने अभी एक चीज बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे m और n दो नंबर है, तो m इंटू एन कर दो, तो ये आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ आ जाएगा। तो एलसीएम आपको नहीं पता, लेकिन आपको एचसीएफ पता है a है,
तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है, आपका एलसीएम एम एन बाई ए आ रहा है, ये आपका एलसीएम आ रहा है। लेकिन आपको एन की वैल्यू दे रखी है ए बी, तो एन की वैल्यू ए बी डाल दो तो आपका एम बी आ जाएगा एलसीएम। तो आपका एम बी करेक्ट आंसर, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड दियर एलसीएम एंड एचसीएफ आर 5 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, तो आपको दी देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर विल बी। अब देखो बहुत ही आसानी से करोगे, ध्यान से देखना। पहली बात तो इसका एचसीएफ 5 है, मतलब 5 उन दोनों नंबर का फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों नंबर जो होंगे वो 5x और 5y ही तो होंगे, 5x 5y ही तो होंगे भाई। एचसीएफ मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो 5 है वो उन दोनों का फैक्टर है, मतलब जो आपके दोनों नंबर है वो 5 के मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल 5x मैंने 5y मान लिया। अब आपको पता है कि जो सम है, मतलब इन दोनों का नंबर का जो सम है ना, मतलब 5x प्लस वाई जो है वो आपको 60 दे रखा है, मतलब आपकी x प्लस वाई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 12 निकल के आ रही है। दूसरी चीज क्या कि जो आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या आपको एक चीज और पता है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो अगर मैं बात करूँ 5x इंटू 5y, ये आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। आपको एलसीएम एचसीएफ कितना आ रखा है? 5 और 60 आ रखा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई की जो वैल्यू है वो भी 12 आ रखी है। आपको इसकी वैल्यू पता है और आपको इसकी वैल्यू पता है, और आपको बताना क्या है? आपको बताना है भाई देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। भाई नंबर 5x 5y, मतलब आपको 1/5x प्लस 1/5y की वैल्यू बतानी है, जो कि 1/5x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई होता है। x प्लस वाई की वैल्यू भी 12, एक्स वाई की वैल्यू भी 12, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1/5 आ जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। A payment of 120 is made with 10, 5, 2 coins, 2 rupees coins. A total of 25 coins are used. What is the number of 10 coins used in the payment? ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा इस बार आया भी था, और ऐसे आपके 3-4 क्वेश्चन आए थे, मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। तो मैंने इसको कैसे सोचा वो बता रहा हूँ। देखो मैंने मान लिया कि 10 रुपीज़ के एक्स कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के वाई कॉइन्स हैं। मैं 2 ही माना, तीसरे को छोड़ देते हैं अभी, मैंने ये माना। अब ये मैं कैसे देख रहा हूँ ना, 10 रुपीज़ कॉइन्स को मैं पता है कैसे देख रहा हूँ? मैं 10 रुपीज़ कॉइन्स को, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2 है, तो मैं सब में से 2 को एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने 10 रुपीज़ कॉइन को कैसे कैसे देख रहा हूँ? मैं 8 प्लस 2 रुपीज़ कॉइन्स की तरह देख रहा हूँ। 5 को मैं 3 प्लस 2 रुपीज़ कॉइन्स की तरह देख रहा हूँ, और इसको मैं 2 रुपीज़ कॉइन्स की तरह देख रहा हूँ। और आपको पता है इसके एक्स कॉइन्स हैं, इसके वाई कॉइन्स हैं। अब मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ, और इनका जो सम है ना, मतलब आप ये समझ लो कि 8x प्लस 2x और 3y प्लस 2y प्लस 2, ऐसे जो इसका जो सम है वो 120 रुपीज़ है, 120 रुपीज़ है। अब मैंने क्या किया ना, 2 रुपये सब में से निकाल दिया, मतलब जो 2-2 रुपये है ना वो सब में से निकाल दिया मैंने बाहर। तो ऐसे 25 कॉइन्स है हमारे पास भाई, 25 कॉइन्स है भाई। कुछ मानो 10 रुपए के कॉइन्स होंगे, कुछ मेरे पास 5 रुपए के कॉइन्स होंगे, और कुछ मेरे पास 2-2 रुपए के कॉइन्स है, यही तो है। तो ऐसे 25 कॉइन्स है, तो मैंने क्या किया, 2500 में से 2-2 रुपये निकाल दिया, तो भाई ये तो पूरा ही निकल जाएगा। इसमें से 2-2 रुपये निकलेगा तो मतलब 3-3 रुपये बच जाएगा। और ऐसे कितने कॉइन्स बचेंगे? ऐसे आपके पास वाई कॉइन्स हैं, तो मतलब 3y बच गया, बाकी 2-2 तो निकल चुका है। और इसमें 10-10 रुपये के कॉइन्स हैं, मतलब 8 प्लस 2, तो 2-2 रुपये तो निकल गया, तो 8-8 बच चुका है। ऐसे आपके कितने बचे? 8x बचा है। तो कहीं ना कहीं, और आपके कितने रुपए निकल गए भाई? 25 कॉइन्स में से आपने 2-2 रुपये निकाल दिया, मतलब कहीं ना कहीं आपने 50 रुपये निकाल दिए। तो कहीं ना कहीं 8x प्लस 3y की जो वैल्यू बची है वो 70 बची है, क्योंकि आपने इसमें से 50 रुपये निकाल दिया, 70 बच गए। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है बस। तो x की वैल्यू आप अब ऑप्शन से जाना पड़ेगा, ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा आपको। तो अगर आप ऑप्शन से जाते हो, ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें से एक चीज़ और कोसूँ, अगर मैं एक चीज़ और देखूँ, लेकिन अभी मुझे पता नहीं ना है कि कितने कॉइन्स बचे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन से जाऊँ, तो पहली बात तो ये समझो कि x और y ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो ये आपके फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ये आपके फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी, मतलब एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो अगर x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू आपकी अगर मैं 6 मान लूँ तो ये 48 आ गया, तो ये आपका कितना भाई 70 आना चाहिए ना, तो ये कहीं ना कहीं 22 आना चाहिए। तो क्या y की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए आपका ये 22 आ जाए? नहीं है, तो मतलब ये वाला तो कैंसिल हो गया। अगर मैं 4 मान लूँ तो ये 32 आना चाहिए, ये आपका 38 आना चाहिए। तो क्या आपका ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3y की वैल्यू 38 आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 10 मानूँ तो ये आपका यही 80 हो जा रहा है, जो कि इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो मतलब y की वैल्यू निगेटिव हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो अगर मैं 8 मानूँ तो आपका ये 8 8 64 हो जा रहा है,
और ये आपका 6 बचा, 6, तो हाँ 6 वैल्यू पॉसिबल, अगर y की वैल्यू 2 हो जाए तो 6 वैल्यू पॉसिबल है, तो आपका एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। अब इसको मैं थोड़ा सा ना हल्का सा मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे करना है, सोचना कैसे है। मैं आपको समझाने के लिए करा देता हूँ, अदरवाइज इसको थोड़ा सा सोचोगे तो जल्दी हो जाएगा। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने मान लिया कि इसके x कॉइन्स है, इसके y कॉइन्स है, और मुझे 2 रुपये सब में से निकालना है, इस वजह से मैं उसको काउंट नहीं किया। तो मेरे पास टोटल 120 रुपये हैं। अगर मैं 2-2 रुपये सब में से निकाल दूँ, सब में से मतलब इसमें से भी 2 रुपये निकाल दूँ, इसमें से भी 2 रुपये निकाल दूँ, सब में से, तो 25 कॉइन्स है टोटल। 25 में से 2-2 रुपये निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं 50 रुपये निकल गया। अब बचा क्या, इसमें आपका 8 रुपये बचा है, और ऐसे एक्स कॉइन्स हैं, और इसमें आपके पास 3 रुपये बचा, ऐसे वाई कॉइन्स हैं, और आपके पास बचा कितना है भाई, 120 में से मैंने 50 निकाल दिया तो 70 बचा है। अब आप वैल्यू पुटिंग कर लो। अगर आपने मान लिया, और वैल्यू पुटिंग आपको करनी ही पड़ेगी, ये भी बात जान लो। तो आपने 6 माना, तो 8 6 48, तो इधर कितना होना चाहिए, इधर 22 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपने यहाँ पे माना 32, तो यहाँ पे आपका 38 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपने मान लिया 80, तो यहाँ पे ऑब्वियस है, वैसे 70 है, तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। तो अगर हमने 64 माना, तो यहाँ पे आना चाहिए 6, जो कि पॉसिबल है। तो मतलब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। पहली बात तो ये समझो कि जैसे अगर ए बी आपको 2 नंबर दिया है, आपसे मीन प्रपोर्शन पूछे, मीन प्रपोर्शन, तो आपका क्या होता है, आपका रूट ए बी होता है। अगर 2 नंबर देखे आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। अगर आपको ए बी सी आपको देके आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछे, फोर्थ, अगर आपको एक से मैं हूँ, अगर ए बी देके आपको मीन प्रपोर्शन पूछा तो ये हो गया, थर्ड पूछा तो ये हो गया। अगर ए बी सी देके आपसे क्या पूछे, आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछे, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करके आप पहले वाले से डिवाइड कर दोगे। अगर आपको 4 नंबर दे और बोले कि दे आर इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में है, तो इसका मतलब होता है कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है। आपको ये चारों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, मतलब आपको सेकंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करके पहले वाले से डिवाइड कर देना है। तो सेकंड नंबर आपका ये है और थर्ड नंबर ये है, तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई, 5 6 भाई, ये 4/5 इंटू 30 ही तो है, तो 6 चौक 24, 24 हो गया। और जो आपका थर्ड नंबर है 7 5 35, 5 3 15 हो गया। और जो आपका ये वाला नंबर है, पहले वाले से डिवाइड करोगे वो कि 9 है। भाई देखो ना, 27 को 3 से डिवाइड करो 9 है, इसको 9 को आप 3 इंटू 3 लिख लो, तो आपका ये 8 चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 5, 8 5 40, आपका 40 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 3, मतलब y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 3 है। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शन को हटा के जब हम इक्वल्स टू लगाते हैं तो y इक्वल्स टू k लग जाता है, k x प्लस 3, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, मतलब k इंटू 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 8 थी, तो कहीं ना कहीं k की वैल्यू आ चुकी है 2, इस केस में k की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो y है वो आपका 2x प्लस 3 आ चुका है। ठीक है, पहली बात ये समझ में आई कि नहीं भाई, k की वैल्यू डाल दो वहां पे, तो आपका ये आ चुका है पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या कह रहा है कि व्हेन z इक्वल्स टू 6 देन x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब 1 बटे वो, तो बटे ये प्रोपोर्शन हटा के 1 बाई करोगे ना, k बाई k आ जाएगा ना, प्रोपोर्शन हटाओगे तो k आएगा, k बाई z। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब x 2 है ना, तो आपका जो z है वो कितना है, जेड आपका कितना है 6 है, तो कहीं ना कहीं के की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 12, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 12 बटे जेड आ रही है। तो आप ना एक काम करो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू डाल दो, तो y इक्वल्स टू 2 12 बटे जेड, ये 2 है प्लस 3 है, तो y इक्वल्स टू 24 बटे जेड प्लस 6, तो y माइनस 6 इंटू जेड इक्वल्स टू 24 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि आपको दिख रहा है यहां पे दिख रहा है आपको, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन p इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 8 6 2 9 देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रपोर्शन। मैंने क्या बोला, इन सब में से जब मैं x को घटा देता हूँ, सॉरी p को घटा देता हूँ, तब प्रोपोर्शन मतलब 8, ये जो चारों नंबर से p को जब घटा देता हूँ, मतलब 8 माइनस पी, 6 माइनस पी, 2 माइनस पी और 9 माइनस पी, ये प्रोपोर्शन में, तो 8 माइनस पी अपॉन 6 माइनस पी इक्वल्स टू 2 माइनस पी अपॉन 9 माइनस पी। अच्छा एक चीज और आप ही समझो ना,
कि अगर यहाँ पे आपसे p की वैल्यू पूछा होता ना तो आप गेस कर सकते थे ऑप्शन से, लेकिन p की वैल्यू नहीं पूछा है। और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है ना उसमें भी आप ऐसे गेस नहीं कर सकते p की वैल्यू, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखा है तो उसको गेस करने से बेटर है कि आप इसको सॉल्व कर लो। तो एक बार सॉल्व कर लो, कैसे आएगा, 9×8 = -9p -8p प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6×2 = 12 -6p -2p प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर आपका गया, आपका 9p 8p -17p -17p उधर जाएगा तो प्लस 17 में से आपका 8 चला जाएगा तो 9p आ जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे देख लो ना, 8p से आपका ये 8p चला गया तो आपका इधर 9p बच गया जो कि आप उधर भेज दो 9p को, और 12 आपका इधर आ जाएगा तो आपका कहीं ना कहीं 60 बन जाएगा। तो p की वैल्यू जो आपकी आ चुकी है वो 60/9 आ चुकी है। अब आपको बताना क्या है, आपको मीन प्रपोर्शन बताना है इसका और इसका। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, रूट ए बी, तो रूट कर देंगे, रूट डाल दिया चलो, और 3p, p की वैल्यू 60/9 -6 और 9 60/9 -4। ठीक है, तो ये आपका 3 20 14 इंटू 60 -56, 56 को आप 14×4 भी लिख सकते हो। तो ये ना कहीं 14×2 जो कि आपका 28 करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। By adding 3 and 5 in numerator and denominator of a fraction, it becomes 2/3। आपको ऑप्शन से करना है, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से किया करो, जल्दी होता है। तो मैंने क्या किया, पहला वाला अगर मैं देखूं, पहला वाला ऑप्शन चेक करूं तो मैंने 3 और 5 को ऐड किया है, तो इसमें +3 कर दूंगा और इसमें +5 कर दूंगा, तो आपका क्या आ रहा है 8/12 जो कि आपका 2/3 आ रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सही होता नजर आ रहा है। फिर आप दूसरा वाला भी चेक कर लो और इसको फाइनल कर दो, अगर फाइनल होगा तो आंसर आ जाएगा। एंड व्हेन 1 and 3 आर सब्सट्रैक्टेड एंड एडेड, मतलब पहले सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं, तो पहले सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और नीचे ऐड कर रहे हैं। इसके वैल्यू कितनी है 2/5, और यहाँ पे भी 2/5 दी है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए हो गया, अदरवाइज आपको बाकी भी चेक करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी समय नहीं लगता है ज्यादा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। ठीक है, ए एंड बी सेव्स 4,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली, और हमें एक्सपेंडिचर दिया है। चलो हम देखते हैं, जैसे ए ये है, बी ये है, इनका जो इनकम है वो मान लिया मैंने 5x 7x। अच्छा, मैं 5 7 ना मान के 5x 7x इसलिए माना हूं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, इस वजह से मुझे 5x 7x मानना पड़ा। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 2/3 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो कहीं ना कहीं अगर इसका एक्सपेंडिचर 3 है तो इसका जो एक्सपेंडिचर होगा 2 होगा, और मैं y मान रहा हूं क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है ना, इसका जो डिफरेंस दिया भाई, ये इनकम है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, सेविंग निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो इस सेविंग की वैल्यू आपको 4,000 और यहाँ पे आपको 5,000 दे रखी। अच्छा, आपको बताना क्या है, देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। भाई टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी मतलब आपको कहीं ना कहीं 12x की वैल्यू बतानी है, 12x की वैल्यू बतानी है। अच्छा, आपको x की वैल्यू बतानी है तो आप इस y को एलिमिनेट कर दो। आपको दो इक्वेशन पता है, पहली इक्वेशन क्या है 5x - 2y = 4,000, 7x - 3y = 5,000, दूसरी इक्वेशन पता है। तो आप y को रिमूव कर दो, तो y को रिमूव करने इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपका 3 × 5 = 15 और 7 दूना 14, तो कहीं ना कहीं आपका ये x आ चुका है, इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 × 3 = 12 और 5 दूना 10, तो आपका कहीं ना कहीं 2 आ रहा है, 2000 आ रहा है। आपको 12x की वैल्यू बतानी थी, तो 12 दूना 24,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ सम ऑफ 4360 वाज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन द रेशियो ऑफ ये बट इज वर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इतना इतना बाय मिस्टेक एज अ रिजल्ट। तो अब आपको जैसे ऐसा है ना कि जो ये आपका 4360 रुपए है ना, इसको हम 3458 के रेशियो में डिवाइड करने वाले थे। 3458 को एक बार जोड़ लो, 4 3 7 5 12 और 12 8 होता है आपका 20। ठीक है, मतलब 20 की वैल्यू 4360 थी, तो आप इसको निकाल सकते हो ना कि ये किस तरह से ए बी सी डी डिवाइड हुए होंगे। तो 20 है ना, तो 20 से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो 20 से डिवाइड कर दूं तो आपका 218 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसको 218 से आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना है, इन चारों को 218 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको रेशियो निकल के आ जाएगा, रेशियो नहीं एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, हाथ लगा 2। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं 8 चौक 32, अगर मैं इसकी बात करूं तो आ जाएगा 1090। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो 8 8 64, हाथ लगा 6, हाथ लगा 1,
तो बेसिकली क्या कह रहा है ना कि इनको ना हम इस रुपए में ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन गलती से क्या हुआ है, हमें ऐसे डिवाइड करना चाहते हैं लेकिन गलती से ये 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 गलती से डिवाइड हो गए हैं। तो ये जो 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 लिखा है ना, इसको आप थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लो, इस फॉर्म में कोशिश करो लिखने की। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 120 से। तो आपने 120 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 40/30 कितना आएगा, 120 से किया है ना, 24/120 को क्या था 15, ये आ रहा है रेशियो। अगर आप इस रेशियो को जोड़ो ना तो कितना आ रहा है भाई आपका, 40, 30, 70, 70 और 109, 109 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 109 की जो वैल्यू है गलती से इस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। मतलब इसको 4360 को आपको 4360 को आपको ऐसे डिवाइड करना था, लेकिन ये गलती से इस रेशियो में डिवाइड हो गया, मतलब इस रेशियो में डिवाइड हो गया। तो 109 की वैल्यू आपकी ये है, तो कहीं ना कहीं इंटू 4 ही तो किया है, इंटू 40 ही तो किया है। तो आप इसमें इंटू 40 कर दो सब में, ठीक है, सब में इंटू 40 कर दो तो आपका यहाँ पे इस रेशियो में आ जाएगा। तो ये बेसिकली 1600, 4×3 1200 और 24 चौक आपका 96 और 15 चौक का 600। तो गलती से ना हमें इसको डिवाइड ऐसे करना चाहिए था, लेकिन गलती से ऐसे डिवाइड हो गया है। तो आपको बताना है कि क्या चीज़ आ रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा देखूँ ना, सबसे इजी कैलकुलेशन मुझे ये वाली दिख रही है और आपको दिख रहा है ये 1144 आ रहा है। तो बोला कहीं ना कहीं जो डी वाला बंदा है ना, डी वाले को इतनी वैल्यू कम मिली है। तो ये कहीं ऑप्शन में है। डी को आपको दिख रहा है 1144 कम मिला है। भाई इतना मिलना चाहिए था, लेकिन अब इतना मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कम मिला है। बाकी भी अगर मैं देख लूँ थोड़ा सा, अगर देखूँ तो आपको दिख रहा है कि इसको ज़्यादा मिला है। कितना ज़्यादा मिला है, 600 इधर और 346 इधर, मतलब 946, लेकिन यहाँ पे 956 दिया है, तो कहीं ना कहीं गलत हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको देखूँ तो 200, 300, 328, लेकिन यहाँ पे 318 दिया है, तो गलत हो गया। ऐसे इसको कम मिला है, कितना कम मिला है, 40, 90, 40, 130 कम मिला है, यहाँ पे 132 लिखा है, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, समझ में आएगी बात। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। अब देखो वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, कि जैसे मानो मैं और तुम मिलके एक बिजनेस खोले हो ना, लेकिन मैं तो भाई पढ़ाता हूँ, तुम लोग अभी मतलब थोड़ा सा खाली हो ऐसा कह लो। ठीक है, तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, तुम्हारे पास समय है, तो तुम क्या करोगे कि सर आप एक काम करो, आप पैसा डाल दो, मैं भी पैसा डाल रहा हूँ, बाकी देखूंगा मैं पूरा, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब भाई देखोगे तुम तो भाई उसका तुम कुछ तो एक्स्ट्रा डालोगे ना, कुछ एक्स्ट्रा रुपए लोगे ना भाई, क्योंकि भाई हम दोनों ने पैसा डाला है, लेकिन मैं तो आराम से बैठ के आराम कर रहा हूँ, तुम काम कर रहे हो, तो तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसा लोगे। तो तुम एक्स्ट्रा पैसा तो लोगे, उसको हटा दो, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो हमारा बटेगा जिस रेशियो में हमने पैसा डाला है। ठीक है, तो ऐसा ही सीन है। तो यहाँ पे जो ए है, ए वर्किंग पार्टनर है, ए ने 30,000 डाला है, बी ने 50,000 डाला है, तो कहीं ना कहीं जो इनका रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो होगा 3:5 होगा। लेकिन ए क्योंकि वर्किंग पार्टनर है, तो ये प्रॉफिट का 20% पहले ले लेगा, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसका 20% पहले ले लेगा, उसके बाद जो बचेगा उसको ये 3:5 में बांटेंगे। तो अगर जो अगर प्रॉफिट 10,000 का हुआ है ना, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें भाई आपका 20% तो कौन ले लिया, ए ले लिया, बचा कितना, बचा आपका 80%, मतलब 8/10 बचा है। अब ये जो बचा है ये किस रेशियो में बटेगा, ये 3:5 में बटेगा, जिसमें 5 आपका लेगा बी। तो 5 कितना लेगा, 5, 8 में से 5वां हिस्सा कौन लेगा, आपका बी लेगा, क्योंकि टोटल 8 है, इसमें से 5वां हिस्सा आपका बी ले रहा है। तो आपका ये चला गया, ये आपका 2 चला गया, तो कहीं ना कहीं आपका 5,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात को, आ जा नेक्स्ट को। तो मतलब इतना ही था आज के लिए। आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, ठीक है, और कंफ्यूजिंग थे, इजी वाले भी थे, थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, वहां पे आप +1 +2 ऐसे भी गलती कर देते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।